John Milton began writing poetry at the age of 10 after finishing his formal education at Cambridge. He read almost everything available in Latin, Greek, Italian, and English. John Milton began writing poetry. जॉन मिल्टन ने कविताएं लिखना शुरू किया कितने वर्ष की आयु में? 10 वर्ष की आयु में, एट द एज ऑफ 10 आफ्टर फिनिशिंग हिज फॉर्मल एजुकेशन, और अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज, कभी आपने सुना हो तो, बहुत विश्व की जो सबसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अमेरिका और इंग्लैंड में है, कैम्ब्रिज का नाम उनमें से आता है। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड, और इसी तरह की कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाती है कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज से इन्होंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन पूरी की। फॉर्मल एजुकेशन कर समझ रहे हो? स्कूल और कॉलेज जाना, वहाँ पर अटेंडेंस बोलना, पीरियड के हिसाब से पढ़ना, फिर अपनी टीसी लेके आना, ये सब क्या होता है? फॉर्मल एजुकेशन होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन तो हमारी हमेशा चलती रहती है। हम सीखना तो कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं और कहीं भी सीख सकते हैं, हम सीख सकते हैं ना। हम एक बस स्टैंड पे खड़े हैं तो वहाँ भी बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। हम काफ़ी सारे लोगों के बीच में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो वहाँ भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये तो कहलाती है इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा, जो कहीं भी कैसे भी ली जा सकती है। और फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? जिसका एक सिस्टम होता है, जिसका एक टाइम होता है, वो क्या कहलाती है? फॉर्मल एजुकेशन। अभी जो आप एजुकेशन ले रहे हो वो क्या है? फॉर्मल एजुकेशन है। He read almost everything available in Latin, Greek, Italian and English. इनको पढ़ने का बहुत शौक था। ऑलमोस्ट एवरीथिंग अवेलेबल, जो कुछ उपलब्ध था, लगभग जो कुछ इनके सामने उपलब्ध था पढ़ने योग्य, वो इन्होंने सब कुछ पढ़ा, चाहे वो लैटिन भाषा में हो, ग्रीक भाषा में हो, इटालियन में हो, चाहे इंग्लिश में हो। इतना इनको पढ़ने का शौक था। किसकी बात हो रही है? जॉन मिल्टन। He was appointed Latin secretary where he worked so hard that a strain from years of late night reading caused him to become totally blind at the age of 45. इतना अध्ययन किया इन्होंने कि पढ़ते पढ़ते 45 साल की एज में ये ब्लाइंड हो गई। जॉन मिल्टन, इनकी आंखों पर इतना प्रेशर पड़ा, आईज स्ट्रेन आया ना इसमें, आई स्ट्रेन, स्ट्रेन का अर्थ होता है तनाव। ही वॉज अपॉइंटेड लैटिन सेक्रेटरी, इनको लैटिन सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। वेयर ही वर्कड सो हार्ड, वहां पर इन्होंने इतना कठिन परिश्रम किया, दैट की आई स्ट्रेन फ्रॉम ईयर्स ऑफ लेट नाइट रीडिंग, लेट नाइट रीडिंग की आदत हो गई इनको, वर्षों तक इन्होंने लेट नाइट रीडिंग की थी, उसकी वजह से कॉज्ड हिम, इनको हो गया, या इस सारे कठिन परिश्रम ने, लेट नाइट पढ़ने की आदत ने इनको टोटली ब्लाइंड बना दिया था एट द एज ऑफ 45, 45 वर्ष की आयु। तो 45 वर्ष की आयु में पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे। आज की तरह सुविधाएं नहीं थी पहले भाई उतना। आज तो चलो चश्मा लग जाता है तो आंखें बच जाती हैं, पहले इतना एडवांसमेंट कहाँ था। लोग कम ही पढ़ते थे, पहले लोग बुद्धि का काम कम करते थे और बल का काम ज़्यादा करते थे। सही बात है ना। आज का ज़माना जो है वो मानसिक परिश्रम का ज़्यादा है और शारीरिक परिश्रम का कम है। तो हम देखते हैं वैसे व्यक्ति आपको कमजोर नहीं मिलेगा, आंखों में चश्मा मिलेगा। क्यों मिलेगा आंखों में चश्मा? ड्यू टू मेंटल लेबर, ड्यू टू हैबिट ऑफ लेट नाइट रीडिंग, कि हम ज़्यादा रात्रि तक पढ़ते हैं
उसके कारण भी आंखें खराब हो सकती हैं। तो ये तो बात कब की है, 1608 से और 1674 के बीच की बात है। तो आज से लगभग कितने साल हो गए, 400 से 500 साल के पहले की बातें हैं। तो चश्मा वगैरह नहीं लग पाते थे, या फिर डॉक्टरों के पास भी होते ही नहीं थे डॉक्टर इतने। तो टोटली ब्लाइंड हो गए थे ये एट द एज ऑफ 45 इन द फाइनल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। फाइनल ईयर्स, अंतिम वर्षों में ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के, ही रॉट थ्रू डिक्टेशन। डिक्टेशन का अर्थ होता है मैं बोल रहा हूं, आप लिख रहे हो, ठीक है ना। मैं तो बोलूंगा, अब ये ब्लाइंड तो हो गई, अब खुद तो लिख नहीं सकते, तो किसी को बुलाया है उन्होंने कि मैं एक एपिक लिखना चाहता हूँ या एक पोएम लिखना चाहता हूँ, तो किसी को बुलाया, मैं बोलूंगा तुम लिख देना। तो ऐसा इनको करना पड़ा। इन द फाइनल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ ही रॉट थ्रू डिक्टेशन। डिक्टेशन के माध्यम से इन्होंने क्या लिखा, पैराडाइज लॉस्ट। बहुत बड़ी रचना है इनकी पैराडाइज लॉस्ट। तो जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी आफ्टर बीइंग अ ब्लाइंड, अंधा होने के बाद। तो प्रश्न उठता है कि अंधा होने के बाद कोई कैसे लिख सकता है? लिख सकता है क्या? लिख सकता है। विचार तो उसी के हैं, मेहनत उसी की है, बस वो क्या करेगा, किसी और साथी को बुलाएगा कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख दे। जैसे आजकल 10th में और 8th में सुविधा दी जाती है, कोई भी ब्लाइंड कैंडिडेट है तो वो कोई और दूसरा ला सकता है, वो जो जानता है वो उसको लिख देगा, ठीक है ना। और एक रचना और लिखी थी इन्होंने, पैराडाइज रीगेन्ड। पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड। एक बार तो पैराडाइज हो गया और एक बार मिल गया। शब्द का अर्थ बता रहा हूं मैं। तो दो रचनाएं फेमस है इनकी। पैराडाइज लॉस्ट तो बहुत ही फेमस है, पता होना चाहिए आपको। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखी है? जॉन मिल्टन ने लिखी। पैराडाइज रीगेन्ड ये भी जॉन मिल्टन ने लिखी है। ऐसा कौन सा पोइट था जो बाद में ब्लाइंड हो गया? तो कौन है? जॉन मिल्टन। सो वी हैव द फर्स्ट पोएम बाय जॉन मिल्टन टाइटल ऑन टाइम। तो पहली पोएम हमारे सामने कौन सी है? ऑन टाइम है। इसमें देखिए आप टोटल 20 और तो 22 है, 22 लाइन की कविता है ये, और एक ही स्टेंजा में लिखी गई है। बीच में कहीं गैप है क्या? इसमें कहीं भी गैप नहीं है, एक ही स्टेंजा में लिखी गई है। ये पता होना चाहिए हमें। स्टेंजा क्या होता है? जैसे पद्यांश होते हैं ना, उसको स्टेंजा बोल देते हैं। तो एक में ही लिखी गई है और 22 लाइन है। जो पिछली वाली पोएम थी उसमें कितनी लाइनें थी बताओ? 24 या 26? हाँ, और कंफर्म करना है ना। ऑन टाइम, समय पर, लेकिन हम इसको ऑन टाइम ही बोलेंगे, हिंदी में भी ऑन टाइम बोलना है। Fly envious time till thou run out thy race. Call on the lazy laden stepping hours, whose speed is but the heavy plummets pace. And glut thyself with what thy womb devours, which is no more than what is false and vain, and merely mortal dross. So little is our loss, so little is thy gain. Fly envious time. Fly का मतलब उड़ जाओ। ये जॉन मिल्टन कह रहा है समय से। एनवियस मीन्स होता है ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु समय, भाग जाओ, दौड़ जाओ। अब समय तो कोई ईर्ष्यालु होता नहीं है, वो तो निरपेक्ष है। लेकिन उसका कहने का अर्थ ये है कि हमारे इस संसार में जितनी भी ईर्ष्या मौजूद है, जितनी भी खराब बातें मौजूद हैं, वो सब गायब हो जानी चाहिए ताकि ये संसार रहने लायक बने। भाई समय ईर्ष्यालु नहीं होता है। उस समय में जो व्यक्ति व्यवहार करता है, उसके जो गलत व्यवहार होते हैं
या व्यक्ति की एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या होती है वो ईर्ष्यालु होती है, लेकिन इसने समय को ईर्ष्यालु कहा है। लेकिन हमें इसके अर्थ को समझना पड़ेगा जो उसका भावार्थ है। फ्लाई एनवियस टाइम, ईर्ष्यालु समय, फ्लाई कर जाओ। टिल दाउ रन आउट दाई रेस, रेस दौड़, और दाउ मीन्स होता है तुम, यू। टिल दाउ रन आउट दाई रेस, अपनी रेस समाप्त करने तक। रन आउट मीन्स समाप्त हो जाना, दौड़ना। तो अपने दौड़ने को तुम समाप्त करो, तब तक इस ईर्ष्या को भी खत्म कर दो, इस ईर्ष्या को भी समाप्त कर दो। फ्लाई एनवियस टाइम टिल दाउ रन आउट दाई रेस, कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स, तुम धीरे धीरे क्यों चल रहे हो, ये मुझे ईर्ष्या अच्छी नहीं लग रही, ये जितनी जल्दी गायब हो जाए ना उतना अच्छा है। तो अपनी रफ्तार बढ़ाओ। जब हम कहते हैं ना कि बेकार समय जितना जल्दी निकल जाए उतना क्या रहता है, अच्छा रहता है ना। तो इसका भी कहने का मतलब ये है कि बेकार समय जितना जल्दी निकल जाए उतना मेरे लिए बहुत अच्छा है, इस दुनिया के लिए बहुत अच्छा है, इस विश्व के लिए बहुत अच्छा है। तो कॉल ऑन, पुकारो, द लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स, ये जो भारी भारी तुम्हारे कदम है ना, आवर्स, आवर्स मीन्स वो ये समय। तो समय, टाइम, तुम्हारे अंदर जो आवर्स होते हैं, भाई एक पूरा टाइम कैसे बनता है, हम एक एक घंटे को प्लस करते चलेंगे तो क्या बन जाएगा, टाइम बन जाएगा। तो अपने जो कदम है, तुम्हारे जो आवर्स हैं, इनसे कहोगे जल्दी जल्दी चलें। लेजी लेडन, ये तुम्हारे सुस्त कदम है ना, इनको थोड़ा खींचो, जल्दी करने की कोशिश करो। तो ये जो ईर्ष्या फैली हुई है ये भी जल्दी समाप्त हो जाएगी। कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स, स्टेपिंग का अर्थ होता है एक एक कदम रखना, ये क्या कहलाता है, स्टेपिंग। हुज स्पीड इज, जिसकी जो गति है ना, तुम्हारे जो कदमों की जो गति है, स्पीड, बट द हैवी प्लमेट स्पेस, हैवी प्लमेट स्पेस बिल्कुल धीमी हो गई है। पेस मीन्स होता है गति। तो इतने भारी कदमों से मत चलो, जल्दी से कोशिश करो कि ये बेकार समय निकल जाए और ईर्ष्या समाप्त हो जाए। हुज स्पीड इज बट द हैवी प्लमेट्स पेस एंड ग्लट दाई सेल्फ। अब तुम जो समय हो ना, तुम्हारे अंदर इतनी ईर्ष्या फैली हुई है कि तुम है ना अपने आप को निगल जाओ, यानी खराब खराब जो चीजें हैं ना उनको क्या कर लो, निगल जाओ। बाहर नहीं रहेंगी वो, और बाहर नहीं रहेंगी तो लोगों के एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो भी अच्छे होंगे। तो ग्लट दाई सेल्फ, दाई सेल्फ यानी कि दाई सेल्फ, योर सेल्फ। दाई सेल्फ का अर्थ क्या है, योर सेल्फ। तो अपने आप को ग्लट कर जाओ। विद वॉट दाई बूम डिबाउर्स, बूम का अर्थ होता है वैसे गर्भ, लेकिन यहां पर बूम का अर्थ है पेट, WOMB। इसको बूम नहीं बोलना है, बूम बोलना है, बी साइलेंट रहेगा। डिबाउर्स, डिबाउर मीन्स जल्दी से निकल जाना। एंड ग्लट दाई सेल्फ विद वॉट दाई बूम डिबाउर्स, तुम्हारा पेट जो कुछ निकल सकता है उस सारी गलत सामग्रियों को लेकर के तुम्हें अपना पेट भर लो। विच इज नो मोर, जब तुम इन खराब चीजों को निगल लोगे तो क्या इनका अस्तित्व रहेगा दुनिया में, नहीं रहेगा, फिर ये ज्यादा नहीं ठहर पाएंगे। देन व्हाट इज फॉल्स एंड वेन, फॉल्स एंड वेन का अर्थ होता है व्यर्थ। जो बेकार की चीजें हैं उन सबको निगल जाओ। फॉल्स एंड वेन, वेन का अर्थ होता है व्यर्थ, और फॉल्स का अर्थ होता है जो भी झूठी मूठी चीजें हैं उस सबको निगल जाइए। एंड मेयरली मॉर्टल ड्रॉस, सो लिटल इज आवर लॉस, सो लिटल इज दाई गेन। तो जो बेकार की चीजें हैं ना इनको तुम हमसे ले लो, तो इसमें हमारी कोई हानि है क्या, कुछ जा रहा है क्या हमारा, नहीं जा रहा। सो लिटल इज आवर लॉस, हमारी इसमें कुछ भी हानि नहीं है।
सो लिटल इज दाई गेन, और तुम्हें भी कोई खास प्राप्त नहीं हो रहा है, ना तुम्हारा लाभ है ना हमारी हानि है। इसलिए इन सारी जो नकारात्मक बातें हैं या जो नेगेटिव थिंग्स हैं, इन सबको समाप्त कर दो तुम, इनको ले लो हमसे, और हमारा इसमें कोई लॉस भी नहीं है और ना ही तुम्हें कुछ प्राप्त हो रहा है। फॉर वेन एज ईच थिंग बैड दाउ हैस्ट एंटूम्ड, हैस्ट का अर्थ होता है हैज, और एंटूम्ड, टूम मीन्स होती है कब्र, और एंटूम तो एन लगा दिया तो ये बन गई वर्ब। एंटूम मीन्स होता है कब्र में गाड़ देना, एंटूम्ड कब्र में गड़ा हुआ। फॉर वेन, क्योंकि जब तुम ऐसा कर लोगे ना तो ईच थिंग बैड, जो एक एक बेकार चीज है ना, दाउ हैस्ट एंटूम्ड, तुम अपने अंदर कोई कब्र बना दोगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल, और सबसे बड़ी बात, लास्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी बात, दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम, और तुम्हारी जो लालची आत्मा है ना, ग्रीडी सेल्फ, वो भी कंज्यूम हो जाएगी, उसका भी खात्मा हो जाएगा। दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम, देन लॉन्ग इटर्निटी। अब ये सारी चीजें समाप्त हो गई, जितनी भी बेकार चीजें हैं वो समाप्त हो रही हैं, तो क्या होगा बताओ मुझे? सारी जो बेकार चीजें हैं वो समाप्त हो रही हैं, तो क्या होगा? तुम ध्यान तो दे पा रहे हो ना जो भी बातें बताई अब तक? ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, कि तुम तो बस पढ़ी जाओ और हम सुनी जा रहे हैं। चलो देखिए, तो जब तुम्हारी ग्रीडी सेल्फ है ये भी कंज्यूम हो जाएगी, तुम्हारा लालच भी खत्म हो जाएगा, दुनिया से बेकार की चीजें भी खत्म हो जाएंगी, और जो जो बेकार चीजें हैं उनकी कब्र बन जाएंगी, वो बाहर नहीं रहेंगी। तब क्या होगा? देन, तब लॉन्ग इटर्निटी, इटर्निटी मीन्स होती है शाश्वतता, अमरता। सेल ग्रीट आवर ब्लिस, ग्रीट मीन्स होता है अभिवादन करना, आवर हमारा, ब्लिस, ब्लिस मीन्स होता है परम सुख। तो तब इतना अच्छा वातावरण बनेगा कि जो अमरता है वो हमारे परम सुख का स्वागत करेगी, यानी हम तब सुखों की ओर जाएंगे। विद एन इंडिविजुअल किस, इंडिविजुअल मीन्स होता है व्यक्ति, तो ये जो परम सुख है ना प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचेगा, इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से। और किसका अर्थ होता है? छूना, टच करना। तो हर व्यक्ति के पास पहुंचेगा क्या? परम सुख, ब्लिस। एंड जॉय शैल ओवरटेक अस एज अ फ्लड, जॉय, आनंद। जब इस संसार में बेकार की चीजें नहीं रहेंगी तो तुम्हें भी बेकार के विचार नहीं आएंगे, किसी को भी नहीं आएंगे, तो कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। होगा क्या कोई लड़ाई झगड़ा? कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, तो तब तो सब कुछ एकदम बढ़िया रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो तब आनंद ही आनंद होगा। एंड जॉय शैल ओवरटेक अस, तो जो आनंद है वो हमें ओवरटेक कर जाएगा। एज अ फ्लड, जैसे पानी ओवरटेक कर जाता है ना जब बाढ़ आती है, तो सब चीज को, जितना भी उसके आसपास जो वातावरण होता है वो प्रत्येक चीज को घेर लेती है। तो ऐसे आनंद प्रत्येक चीज को घेर लेगा और सभी लोग सुखी होंगे। एंड जॉय शैल ओवरटेक अस एज अ फ्लड व्हेन एवरीथिंग दैट इज सिंसियरली गुड, और जब प्रत्येक चीज जो कि वास्तव में गंभीरता के साथ अच्छी है, सिंसियरली गुड, एंड परफेक्टली डिवाइन, और पूर्ण रूप से दिव्य है। परफेक्टली, पूर्ण रूप से, और डिवाइन का अर्थ है दिव्य। तो ईश्वर के समान होगी प्रत्येक चीज। और इस संसार में क्या होगा फिर? विद ट्रूथ, सत्य, एंड पीस, शांति, एंड लव, प्रेम, सेल एवर शाइन, हमेशा यही चीजें चमकती रहेंगी। सेल एवर, हमेशा चमकती रहेंगी। कौन कौन सी चीजें? ट्रूथ, पीस एंड लव। ये याद रखना है आपको, ट्रूथ, पीस एंड लव। सेल एवर शाइन, हमेशा चमकेंगी।
अबाउट द सुप्रीम थ्रोन। सुप्रीम थ्रोन का अर्थ होता है जो सर्वोच्च सिंहासन है। किसका है सर्वोच्च सिंहासन? सर्वोच्च सिंहासन किसका होता है? ईश्वर का होता है ना। सर्वोच्च सिंहासन का अर्थ क्या है? ईश्वर। अबाउट द सुप्रीम थ्रोन, तो यहां पर कहने का अर्थ यही कि हर जगह पीस, ट्रूथ और लव का वातावरण होगा। सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम हु इज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, और ऐसा वातावरण हैप्पी मेकिंग साइट कहलाएगा। हैप्पी मेकिंग साइट, ऐसा कोई भी दृश्य जिसको देखकर के हम प्रसन्न हो जाएं, वो कहलाएगा हैप्पी मेकिंग साइट। हैप्पी मेकिंग साइट। तो इस तरह का दृश्य प्रत्येक व्यक्ति को, और या हम कहें कि व्यक्तिगत रूप से हर किसी को प्रसन्न करने वाला वातावरण होगा। When once our heavenly, ये हेवनली है। हेवनली मीन्स होता है जो स्वर्ग से संबंधित हो। हेवन से बना है हेवनली। जो स्वर्गीय वस्तु है उसको बोलेंगे हम हेवनली। When once our heavenly guided soul shall climb, तो तब हमारी जो आत्मा है वो हेवनली गाइडेड होगी, तब उसको दिव्य स्वरूप रास्ता दिखाएगा, गाइड करेगा, तो तब हम गलत मार्ग पर भी नहीं भटकेंगे। Then all this earthly grossness quit। earthy इस संसार से संबंधित, सांसारिक, और ग्रॉसनेस का अर्थ होता है यहाँ पर कि जो सांसारिक मोहमाया है ये क्विट कर जाएगी, छूट जाएगी, फिर सांसारिक मोहमाया का बंधन नहीं रहेगा। देन ऑल दिस अर्थी ग्रॉसनेस क्विट, अटायर्ड विद स्टार्स, अटायर्ड पहने हुए, विद स्टार्स, मानो कि ऐसा लगेगा कि तारों की पोशाक पहने हुए है ये समस्त विश्व। भाई तारों की पोशाक अच्छी होती है ना, ड्रेस बुरी लगेगी क्या? अच्छी लगेगी। तो अटायर्ड विद स्टार्स वी शैल फॉरएवर सिट। तो एक तरह से हम तारों की दुनिया में पहुंच गए। अब तारों की दुनिया में पहुंचने का अर्थ यही है कि हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए जहां पर चारों तरफ क्या है? हैप्पीनेस, प्रसन्नता। अटायर्ड विद स्टार्स वी शैल फॉरएवर सिट, तब तो हम हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। और जब ऐसा वातावरण होगा ना, तब तो किसी को मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा, किसी को अपने भाग्य का भी भय नहीं रहेगा। तो उस समय क्या होगा? ट्रायम्फिंग ओवर डेथ, ट्रायम्फिंग जीतते हुए, विजय प्राप्त करते हुए, ओवर किसके ऊपर? डेथ एंड चांस, भाग्य और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा प्रत्येक व्यक्ति ऐसी स्थिति में। यानी उसको डर नहीं रहेगा कि मेरा भाग्य कैसा होगा। जब सब कुछ अच्छा है तो भाग्य भी अच्छा होगा। जब सब कुछ अच्छा है और इस तरह का वातावरण यदि किसी को मिल रहा है तो उसे मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा। ट्रायम्फिंग ओवर डेथ एंड चांस एंड दी ओ टाइम, और समय, मैं तुमसे यही डिमांड करता हूं कि जितने भी बैड एलिमेंट्स हैं ना, जितनी भी बेकार की चीज़ें हैं, वो सब गायब हो जाएं और अपनी रेस को कैसी कर लो, स्लो या फास्ट? फास्ट, ताकि जितनी भी बेकार चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी समाप्त। तो ये है आपकी पॉइंट। एक बार पढ़ो इसको।